हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस एंड इसमें हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस कर रहे हैं, जिसमें हमने दो तरह के इंट्रैक्शंस यानी कि कंपटीशन और प्रेडेशन डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन विच इज़ पैरासाइटिज्म। पैरासाइट, जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी हम लोग देखते हैं कुछ पैरासाइट्स पैथोजेंस भी होते हैं, यानी बीमारियां भी लगा सकते हैं। और जो भी पैरासाइट किसी भी बॉडी पे होते हैं, बेशक कोई पैरासाइट प्लांट पे है या एनिमल पे है या ह्यूमन बॉडी पे किसी पे भी है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वो ऐसे उसको स्पेशली अपना फूड ढूंढना नहीं पड़ता। वो जिस बॉडी पे पैरासाइट है उसी बॉडी से उसको फ्री तरह से मील मिल जाता है और प्लस हैबिटेट भी मिल जाता है। उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को वो अपना घर बना लेता है और उसी में उसको मील मिल जाता है। उसी का लिया हुआ, उसका डाइजेस्ट किया हुआ मील ही जो पैरासाइट होता है वो डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो फ्री हैबिटेट भी मिल जाता है और वैसे ही उसको मील्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स हमें काफ़ी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में मिल जाते हैं, प्लांट्स से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स तक हमें काफ़ी ऑर्गेनिजम्स में पैरासाइट्स मिल जाते हैं। काफ़ी पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक हैं। ठीक है, काफ़ी पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक हो चुके हैं, ऐसे इवॉल्व हो चुके हैं कि वो सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, हर किसी में नहीं। तो ज़्यादातर होता है कि होस्ट की बॉडी इवॉल्व होती है ताकि वो पैरासाइट को रिजेक्ट कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली पैरासाइट उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो कई बार होस्ट की बॉडी इस तरीके से इवॉल्व होती है कि वो पैरासाइट को रिजेक्ट कर सके, लेकिन पैरासाइट को तो अपना फूड वगैरह वहीं से मिलता है, तो पैरासाइट भी साथ ही इवॉल्व हो जाता है ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करने में जो कि होस्ट के रिजेक्टिंग मैकेनिज्म को काउंटरएक्ट या न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि वो सेम होस्ट स्पीशीज के साथ ही सक्सेसफुली पैरासाइट कर सके। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि होस्ट एंड पैरासाइट जो होते हैं दे टेंड टू को इवॉल्व, वो एक साथ इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पैरासाइट को अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे सेंस ऑर्गन्स उनके लूज हो जाते हैं। दे लूज सर्टन अननेसेसरी ऑर्गन्स जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे हम अपने कुछ पैरासाइट्स में देखते हैं, जो हमारे अंदर पैरासाइट्स होते हैं उनमें सकर्स एंड हुक्स वगैरह होते हैं, तो उस तरीके के ऑर्गन्स जो कि सकर्स वगैरह या हुक्स वगैरह, ये हम देखते हैं कि वो उन इनवर्टिब्रेट्स में या नॉन कॉर्डेट्स में होते हैं, जो हमारे ऊपर जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, जो एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर पैरासाइट होते हैं, उनमें ऐसे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं ताकि होस्ट के साथ ये चिपक सकें। मोर ओवर एक्स्ट्रा ऑर्गन्स वगैरह इनमें लूज कर देते हैं, क्योंकि इनको सब कुछ बना बनाया अपने होस्ट से ही मिल रहा है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तक खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड ये अपने होस्ट से ले रहे हैं। इनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे अडेप्टेशंस हैं टू बी अ सक्सेसफुल होस्ट। ठीक है, तो लाइफ साइकिल पैरासाइट का अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। इसमें कई बार 2 इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर्स हो सकते हैं। वन तो होता ही होता है, 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट भी कई बार इसमें देखे जाते हैं, यानी कि वेक्टर्स जो पैरासाइटाइजेशन प्राइमरी होस्ट की फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन लिवर फ्लूक जो ह्यूमन के ऊपर पैरासाइट है, विच इज़ अ ट्रेमाटोड एक्चुअली, ये 2 इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, स्नेल और फिश। तो ह्यूमन तक पहुंचने के लिए इसे स्नेल और फिश जैसे वेक्टर से भी गुजरना पड़ता है, सो एज टू रीच ह्यूमन, ताकि ये ह्यूमन को डिजीज कॉज कर सके। उसी तरह से अगर देखा जाए तो मलेरियल पैरासाइट को
मस्किटो की ज़रूरत होती है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स दे हार्म द होस्ट, ऑब्वियसली इसलिए उसे पैरासाइट बोलते हैं। या ये उसका सर्वाइवल किस तरीके से ये हार्म करते हैं अपने होस्ट को, उसका सर्वाइवल रिड्यूस कर सकते हैं, उसका यानी लाइफ स्पैन रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से ये उस ह्यूमन की उसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम कर सकते हैं। या ये होस्ट को इतना वीक बना देते हैं, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक कर देते हैं कि उसको कोई भी बीमारियां जल्दी लग जाती हैं और वो फिजिकली काफ़ी वीक हो जाता है। तो पैरासाइट्स कहाँ पे रहता है? पैरासाइट अगर अपने होस्ट के बॉडी के ऊपर रहता है तब हम उसको एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स पैरासाइट्स दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ह्यूमन, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट आर नोन एज एक्टोपैरासाइट्स। जैसे कि लाइस, जो जूं जिसको कहते हैं कि पड़ जाती है सर में, तो वो बाहर की तरफ रहती है, अंदर की तरफ नहीं रहती, तो वो एक्टोपैरासाइट है। एक्टो मतलब एक्सटर्नल, पैरासाइट आप जानते हैं। और जो डॉग्स के ऊपर टिक्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आई थिंक चिच्चड़ बोल देते हैं पंजाबी में, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल बॉडी के बाहर की तरफ रहते हैं, तो इसीलिए इनको पैरासाइट्स बोल देते हैं। मैनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट। काफ़ी मरीन फिशेस जो होती हैं इनमें काफ़ी एक्टोपैरासाइट कोपॉड्स, कौन से एक्टोपैरासाइट? एक्टोपैरासाइट कोपॉड्स इनके ऊपर होते हैं। किनके ऊपर? काफ़ी मरीन फिश के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने एक्टोपैरासाइट्स की डिस्कस की, इनको लर्न करना आपने। टिक्स और लाइस का तो आपको पता ही होता है, ये एक नया ऐड होता है आपकी नॉलेज में कि मरीन फिश में एक्टोपैरासाइट कोपॉड। ठीक है, कस्क्यूटा पैरासाइटिक प्लांट है जो कि कॉमनली हेज प्लांट्स के साथ ग्रो करता हुआ नज़र आता है। और क्योंकि ये पैरासाइट है तो इसमें क्लोरोफिल इसका लॉस्ट है, क्योंकि इसको खुद फोटोसिंथेसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे प्लांट से लेता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये होस्ट है, तो इसने अपना क्लोरोफिल लूज़ कर दिया है। और लीव्स भी इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि बना बनाया खाना इसको मिल जाता है, इसको खुद बनाने की तो ज़रूरत नहीं, इसलिए इसने क्लोरोफिल और लीव्स, इट हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स। ठीक है, हेज प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट होता है। तो कस्क्यूटा किसके ऊपर? हेज प्लांट के ऊपर पैरासाइट है। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट्स पैरासाइट, क्योंकि अपने होस्ट प्लांट से ही ये सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। अब फीमेल मस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। फीमेल मस्किटो को पैरासाइट नहीं कहते, लेकिन इसको अपना ब्लड चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों इसको फिर पैरासाइट नहीं बोलते? क्योंकि ये परमानेंटली हमारे अंदर नहीं रहती है। ठीक है, इन कंट्रास्ट हमने अभी बात की एक्टोपैरासाइट्स और उनके एग्जांपल्स, जिसमें प्लांट पैरासाइट कस्क्यूटा की भी हमने बात किया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट की यानी अंदर की तरफ जो पैरासाइट्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, अपने होस्ट के बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर डिफरेंट साइट्स पे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसीज एट्सेट्रा। तो ये इनसाइड द होस्ट रहते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स में रहते हैं। लाइफ साइकिल जो एंडोपैरासाइट्स का है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है
और एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. तो इनके morphological और anatomical features काफ़ी simplified होते हैं और emphasize करते हैं while emphasizing their reproductive potential, ठीक है। तो morphological anatomical features simple हो जाते हैं और reproductive potential बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये हो गया एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइटिज्म और एंडोपैरासाइटिज्म एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का पैरासाइटिज्म हमें और देखने को मिलता है, विच इज ब्रूड पैरासाइटिज्म, विच इज ब्रूड पैरासाइटिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूड पैरासाइटिज्म बर्ड्स में देखने को मिलता है, जिसमें पैरासाइटिक बर्ड अपने अंडे किसी अपने होस्ट की नेस्ट में ले कर देती है और होस्ट उसको इंक्यूबेट करता है। अब एक्चुअली ये अपने अंडे होस्ट के अंडों जैसे इसके अंडे हो गए हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ताकि ये इस काम को अंजाम दे सके। और ये ज़्यादातर कुकू बर्ड के केस में, यानी कोयल के केस में देखा गया है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के टाइम पे पैरासाइटिक बर्ड के अंडे होस्ट के एग जैसे हो गए हैं साइज और कलर में, ताकि होस्ट इन अंडों को पहचान ना सके और अपने अंडों के साथ ही इसको इंक्यूबेट करे और इनको नेस्ट से बाहर ना निकाल के फेंक दे, ठीक है। तो जो कोयल होती है एक्चुअली वो क्रो की नेस्ट में अंडे देती है, ठीक है, और जो फीमेल क्रो होती है वो इसको इंक्यूबेट कर देती है अपने अंडे समझ के, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन आप इसको ट्रेस करके देख सकते हैं अपने किसी पार्क वगैरह में आसपास। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दे हैव ऑल्सो टोल्ड अस द ब्रीडिंग टाइम और द ब्रीडिंग सीजन ऑफ देम। सो ये भी हम लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के पैरासाइटिज्म डिस्कस किया, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और ब्रूड पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिक मोड में फ्री रहने की जगह और फ्री मील्स मिल जाते हैं, अपनी तैयारी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हमें छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स, कुछ बड़े वर्टिब्रेट्स और कुछ प्लांट्स तक हमें एज पैरासाइटिज्म हम लोग देखते हैं। वर्टिब्रेट्स में आप सोच, प्लांट्स की एग्जांपल, छोटे इनवर्टिब्रेट्स हमें पता है एस्केलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस। प्लांट्स में हमें कस्क्यूटा की एग्जांपल कर ली। हायर वर्टिब्रेट्स में आप सोच रहे होगे साइक्लोस्टोमेटा एक अच्छी एग्जांपल है, आप हम लोग एनिमल किंगडम में करते हैं। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं यानी जॉलेस फिशेस जिनको हम लोग बोल देते हैं, दे आर पैरासाइटिक ऑन अदर हायर फिशेस, फाइन। साइक्लोस्टोम्स विच लुक लाइक फिश, जिनको लेमैन में जॉलेस फिश बोल देते हैं, अदरवाइज वो फिश नहीं होती है, साइक्लोस्टोम्स होते हैं, दे आर पैरासाइटिक ऑन द अदर मरीन फिश, फाइन। चलो, तो पैरासाइटिज्म में हमने क्या कुछ देखा कि इनको फ्री रहने खाने की जगह मिल जाती है और काफ़ी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में हमें ये पैरासाइटिज्म देखने को मिला है। पैरासाइटिज्म ज़्यादातर होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी एक पैरासाइट अपने स्पेसिफिक होस्ट में ही जिंदा रह सकता है, किसी और में नहीं। तो कई बार होस्ट की बॉडी को क्योंकि नुकसान हो रहा होता है तो होस्ट की बॉडी विल इवॉल्व सो एज टू रिजेक्ट पैरासाइटिज्म, लेकिन हम देखते हैं कि साथ ही पैरासाइट की बॉडी भी रिजेक्ट हो जाती है, कि साथ ही साथ ही पैरासाइट की बॉडी भी इवॉल्व हो जाती है काउंटरएक्ट करने के लिए होस्ट के एवोल्यूशन को, ठीक है। तो अडेप्टेशंस के टाइम पे ये अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, और काफ़ी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स दे लूज, बिकॉज इनकी ज़रूरत नहीं होती, होस्ट के ऊपर रहना खाना है ना, और लेकिन इनमें कुछ स्पेशल ऑर्गन्स जैसे कि हुक्स, सकर्स, ये सब आ जाते हैं ताकि ये होस्ट के साथ पकड़ बना सकें और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनकी हाई हो जाती है, ठीक है।
और लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स ये काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। कई बार इनमें एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर भी होते हैं अपने मेन होस्ट तक पहुंचने से पहले। फॉर एग्जांपल ह्यूमन लिवर फ्लूक विच इज़ अ ट्रेमाटोड पैरासाइट, इसमें दो इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंडेंट होता है बिफोर इट रीचेज अ ह्यूमन, और ये दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं स्नेल और फिश। देन मलेरियल पैरासाइट को भी मस्किटो की ज़रूरत होती है ह्यूमन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी पैरासाइट्स होस्ट को हार्म करते हैं, सर्वाइवल रिड्यूस कर देते हैं, ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, होस्ट की रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो होस्ट को ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं टू प्रिडेशन और उसको फिजिकली वीक बना देते हैं। पैरासाइट्स जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट पे डिपेंड करते हैं, होस्ट के बाहर की तरफ रहते हैं, इनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइस एंड टिक्स on humans and dogs respectively. Many marine fish are infested with ectoparasite copepods. तो मरीन फिश में एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं? कोपपॉड्स। तो ये आप याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, भूलना नहीं है बच्चों। कस्क्यूटा प्लांट पैरासाइट है हेज प्लांट्स के ऊपर, और क्योंकि ये खुद खाना नहीं बनाता, हेज प्लांट से ही अपना खाना बना लेता, तो इसने क्लोरोफिल और लीव्स इसमें एवोल्यूशन के टाइम पे एब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, फीमेल मस्किटो को हम पैरासाइट नहीं मानते हमारे ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड सक करके निकल जाती है, परमानेंट पैरासाइट नहीं है। तो इन कंट्रास्ट ये हो गए एक्टोपैरासाइट में। एंडोपैरासाइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीमेल मस्किटो वाला। देन एंडोपैरासाइट्स जो हैं ये अंदर रहते हैं होस्ट के और किस डिफरेंट साइट्स पे रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसीज, टी लिम्फोसाइट्स में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन्स में रहते हैं ये। देन लाइफ साइकिल एंडोपैरासाइट्स का ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और ये एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इनमें देखी जाती है। मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाते हैं इनके, वेयर एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा हाई हो जाता है। वही हुक्स एंड सकर्स वाला वो सारा सिस्टम इन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देन ब्रूड पैरासाइटिज्म में ये दिस इज़ अ पैरासाइटिज्म ऑन द नेस्ट। ठीक है, पैरासाइटिक बर्ड जो होती है वो अपने अंडे होस्ट के नेस्ट में ले कर देती है और होस्ट उसको इंक्यूबेट करता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पैरासाइटिक बर्ड के अंडे जो हैं वो होस्ट के अंडों जैसे दिखने लगे हैं, ताकि होस्ट उसको इजेक्ट ना कर दे, बाहर अपनी नेस्ट से निकाल ना दे। कोयल अपने अंडे देती है क्रो की नेस्ट में, ये इसकी एग्जाम्पल है। और इनका ब्रीडिंग सीजन जब स्प्रिंग टू समर का होता है, इसमें हम ये देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट इंट्रैक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है और दूसरे का ना नुकसान ना फ़ायदा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हम लोग जो ले रहे हैं वो ये है, एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। मैंगो ब्रांच के ऊपर ऑर्चिड एक एपीफाइट, एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट, सो एपीफाइट, एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट, तो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर यानी मैंगो प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है। ठीक है, तो मैंगो ब्रांच को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैरासाइट नहीं है, उसके अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ उसके ऊपर है, मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑर्चिड को फ़ायदा मिल जाता है, उसको एक जगह मिल जाती है मैंगो की ब्रांच के ऊपर, वो ग्रो कर जाता है और नीचे और ऊपर होने की वजह से फिर उसको प्रॉपर सनलाइट वगैरह भी अच्छे से मिल पाती है। ठीक है, मैंगो के पेड़ की ब्रांच के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं ऑर्चिड्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल बच्चे और क्या एग्जांपल लें हम, और एग्जांपल है बार्नेकल्स। बार्नेकल्स जो हैं ये वेल की बैक के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेल को कोई नुकसान नहीं होता ना फ़ायदा होता है, बार्नेकल्स को जगह मिल जाती है रहने के लिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक और हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कैटल को हम लोग, जो कैटल चर रही होती है, ग्रेजिंग कर रही होती है, उसके साथ हम लोग एक बर्ड सा देखते हैं वाइट कलर का विच इज़ एग्रेट। ठीक है, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, इनको हम लोग इसको कैटल एग्रेट ही बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पंजाबी में बगला बोल देते हैं कि बगला घूम रहा है इसके साथ, कैटल के साथ। ठीक है, तो ये कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल
कैटल एग्रेट इज दैट बर्ड, ओके। तो ये जो एग्रेट होता है, ये जब कैटल के साथ घूम रहा होता है तो ये भी क्लोज एसोसिएशन में रहता है। अगर हम, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो एग्रेट्स हैं ये काफ़ी आसपास रहती हैं जब कैटल ग्रेजिंग कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जब कैटल ग्रेजिंग कर रही होती है तो वो हिलाती है झाड़ी को और कई बार फूंक सी मार देती है उसमें इंसेक्ट्स को उड़ाने के लिए, ताकि वो वेजिटेशन को खा सके। तो ऐसे इंसेक्ट्स को अदरवाइज एरगेट के लिए ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन जब कैटल इसको हिला देती है झाड़ी को खाने से पहले और उसमें उसको फ्लश आउट कर देती है, उसमें फूंक सी मार के उनको इंसेक्ट्स को उड़ा देती है, तो तब एरगेट्स के लिए ऐसे इंसेक्ट्स ढूंढने खाने आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स होगी, ऑर्चिड्स ऑन मैंगो ब्रांच, बार्नेकल्स ऑन वेल बैक, कैटल एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फाइंडिंग नीमो मूवी में ये दिखाया गया था, ठीक है, कि सी एनेमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं और उनमें क्लाउन फिश रह रही होती है। ये क्लाउन फिश की मूवी थी, ठीक है, उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि सी एनेमोन जो होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम उसमें पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, सी एनेमोन पढ़ा आपने सिलेंट्रेट में, ठीक है। अब ये सी एनेमोन जो होता है इसके ऊपर इस तरीके से टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स कांटेदार होते हैं और इनके टेंटिकल्स के बीच की स्पेस में ये जो क्लाउन फिश होती है ये अपनी जगह बना लेती है, अपना घर बना लेती है यहीं पे, ठीक है, ताकि इसको कोई और शिकारी आके खा ना सके, क्योंकि इसके टेंटिकल्स स्टिंगिंग है और इस तरफ कोई नहीं आएगा। तो इसलिए ये सी एनेमोन के टेंटिकल्स के बीच की स्पेस में अपना घर बना लेती है, यहीं पे रहती है। तो सी एनेमोन को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं, बट क्लाउन फिश का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो सी एनेमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो हैं इसमें क्लाउन फिश रहती है, ठीक है। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, क्योंकि वो इसके टेंटिकल्स स्टिंगिंग होते हैं, इनसे दूर रहते हैं प्रेडेटर्स। और सी एनेमोन को कोई ऐसा ना बेनिफिट ना नुकसान कुछ भी इससे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म में हम क्या देखते हैं, ये इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है और दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। एक ऑर्चिड एपीफाइट बन के ग्रो करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर, बार्नेकल्स ग्रो करते हैं वेल की बैक के ऊपर। कैटल एरगर्ड और ग्रेजिंग कैटल की भी क्लोज एसोसिएशन है। जब कैटल झाड़ियाँ खाने जाती है, चरने जाती है, तो झाड़ियों में जब फूंक मारती है, उनको हिलाती है, तो इंसेक्ट्स उससे निकल के बाहर आ जाते हैं, जिससे कि इजीली इसको खाना मिल जाता है कैटल एरगर्ड को, जो कि अदरवाइज ढूंढना मुश्किल होता, ठीक है। और एक बहुत अच्छी एग्जांपल इसमें है कि क्लाउन फिश रहती है सी एनेमोन के टेंटिकल्स में। सी एनेमोन के टेंटिकल्स में, सी एनेमोन सिलेंट्रेटा में हम देखते हैं टेंटिकल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं सी एनेमोन के, और इनमें जब क्लाउन फिश को रेजिडेंस मिल जाता है, घर मिल जाता है, इनके अंदर रहती है वो, तो प्रेडेटर से बच जाती है, ठीक है। तो सी एनेमोन को ना फ़ायदा ना नुकसान, क्लाउन फिश को फ़ायदा ही फ़ायदा। तो दिस इज कॉमेंसलिज्म, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देती हूँ मैं आपको, 5 पहले ऐसे करो, कौन कौन से डिस्कस किए हमने आज, ये तो कल कर लिया था। ये पैरासाइटिज्म रीड करो ज़रा। इसके तीनों टाइप्स आपको डिस्कस कराने पड़ेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म थ्योरी में भी क्वेश्चन है, आ जाता है, और एमसीक्यू में भी आ जाता है।
ओके, कॉमन सिलिज्म रीड करो एक बार।
ओके, सो आई होप आपने रीड कर लिया है। तो अभी हम म्यूचुअलिज्म पे जा रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जो बेनिफिट देता है हमें, जो दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट देता है, ठीक है। तो दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है। सो बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। जैसे कि लाइकन इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। लाइकन इसकी एक एग्जांपल है फंगस और एल्गे या साइनोबैक्टीरिया के बीच में, ठीक है। तो फंगस अब्जॉर्प्शन में मदद करता है एल्गे को, एल्गे फोटोसिंथेसाइज करके फंगस को देता है। दूसरी एग्जांपल है ऐसी ही माइकोराइजा की। माइकोराइजा भी फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच होता है, जहाँ पे फंगस अब्जॉर्प्शन में मदद करता है और प्लांट जो होता है वो उसको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। दोनों ही केसेस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फंगस अब्जॉर्प्शन। अब काफ़ी एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स हैं एनिमल प्लांट रिलेशन की, जैसे कि प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए और अपने सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए, सीड्स को फैलाने के लिए और अपने फ्लावर्स की पॉलिनेशन करने के लिए। तो एनिमल्स को भी ये हो रहा है प्लांट्स का फ़ायदा, तो एनिमल्स को भी कोई फीस देनी पड़ेगी इस चीज़ की, है ना। तो क्योंकि अपनी सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी पॉलिनेशन करें एनिमल्स और उनके सीड्स भी डिस्पर्स करें, तो उनको एनिमल्स को कोई फीस देनी पड़ेगी। तो किस फॉर्म में? पोलन या नेक्टर की फॉर्म में प्लांट्स अपनी फीस उनको देते हैं, ठीक है। पोलन और नेक्टर्स फॉर पॉलिनेटर्स और जूसी या न्यूट्रिशियस फ्रूट्स सीड डिस्पर्सर्स के लिए, ठीक है। सीड डिस्पर्सर्स के लिए जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स देते हैं, पॉलिनेटर्स के लिए क्या देते हैं? पोलन एंड नेक्टर। तो ये रिवॉर्ड्स देते हैं पॉलिनेटर्स एंड सीड डिस्पर्सर्स के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप एक पहला टाइप का है। थर्ड टाइप का म्यूचुअलिज्म है जिसमें प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर डिस्पर्सिंग सीड्स। तो प्लांट्स फिर पोलन और नेक्टर की, पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड देते हैं पोलन और नेक्टर की फॉर्म में, सीड डिस्पर्सर्स को जूसी और न्यूट्रिशियस फूड के फॉर्म में, ठीक है। तो चीटर्स के अगेंस्ट इनको सेफ गार्ड भी रहना पड़ता है प्लांट्स को, ऐसे ना हो, है ना, कि नेक्टर स्टील करके ले जाएं लेकिन ना पॉलिनेशन करें ना सीड डिस्पर्स। तो इनके लिए भी फिर इनका को एवोल्यूशन चलता रहता है कि सिर्फ म्यूचुअलिस्ट आपस में काम कर सके और कोई चीटर इनका नेक्टर चुरा के ना ले जाए। तो वो को एवोल्यूशन के फॉर्म में दोनों आपस में ही एडजस्ट हो सकें, इस हिसाब से इनमें को एवोल्यूशन चलता रहता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ने, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ फूड, द एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेटर स्पीशीज इतना टाइटली लिंक्ड होता है कि सभी में ये, ताकि एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सके, कोई थर्ड आगे इनको चीट ना कर सके, ठीक है। तो एक अच्छी एग्जांपल आगे आती है एक और म्यूचुअलिज्म की, फिग में, ठीक है। इसी टाइप की एक एग्जांपल है, इसी प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में ही, जो है फिग ट्रीज की। फिग ट्रीज में प्रॉपर ऐसे टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप देखा गया है फिग का पॉलिनेटर वास्प के साथ, ठीक है। तो ये क्या रिलेशनशिप देखा गया है? जो इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प। सिर्फ वास्प ही इसको पॉलिनेट कर सकता है और कोई इसको पॉलिनेट नहीं कर सकता। फिग और वास्प दोनों इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि इसको कोई और पॉलिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ ये पार्टनर वास्प स्पीशीज ही इसका कर सकता है। अब फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट। फीमेल को क्या फ़ायदा है? वास्प को क्या फ़ायदा है? प्लांट को तो फ़ायदा है कि इसकी पॉलिनेशन हो जाएगी। वास्प को क्या फ़ायदा है?
वास्प को ये फ़ायदा है कि इसको एग लेइंग करने के लिए एक जगह मिल जाती है। मोर ओवर जब एग ले करने के बाद इसमें से इसके लार्वा वगैरह निकलते हैं तो वो जो सीड डेवलप होता है, ठीक है, तो क्या करता है फीमेल वास्प वहीं पे पॉलिनेशन करके अपने अंडे वहाँ पे लेकर देता है। और यहाँ पे इसने अपने अंडे ले कर दिए। जब इसके लार्वा बाहर से निकलेंगे, मोर ओवर यहाँ पे क्या हो गई, पॉलिनेशन हो गई। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, फ्रूट बनेंगे। तो उधर से उसके फ्रूट बनेगा, फ्रूट में सीड बनेगा। तो जैसे ही ये एग ले कर देगा तो इसका लार्वा भी वहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो इसके फ्रूट के जो डेवलपिंग सीड्स होंगे तो इनको इसके लार्वा खा लेंगे, ठीक है। सो इसके लार्वा उसको खा लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि जब ये फ्लावर था तो यहाँ पे ये वास्प आया। ए वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये वास्प आया, इसने पॉलिनेशन कर दी और ओवरी के अंदर ही अपने अंडे भी दे दिए, ठीक है। जब यहाँ पे पॉलिनेशन हो गई और ओवरी के अंदर इसने अपने अंडे भी दे दिए। अब ओवरी के अंदर ही इसने अपने अंडे भी दे रखे हैं, ओवरी का फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट के अंदर सीड्स भी बनेंगे। अब इसके अंडों में से जब लार्वा निकलेंगे तो तब तक ये फ्रूट बन रहा होगा और सीड्स डेवलप हो रहे होंगे। और बी डायग्राम में हम देखते हैं कि वो इसके सीड्स पे फीड करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, आपके यहाँ पे जो वर्डिंग मेंशन है यहाँ पे, द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट। तो वर्डिंग ये है कि फीमेल वास्प फ्रूट को इस्तेमाल करती है एग लेइंग के लिए, ठीक है। और उसके जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं उनको अपने लार्वा को नरिश करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ये वर्डिंग यूज़ की हुई है तो आप लोग इसी तरीके से इसको लर्न करना है, ठीक है। कि फीमेल वास्प फ्रूट को इस्तेमाल कर रही है एग लेइंग के लिए और डेवलपिंग सीड्स उसके लार्वा को फीड करने के लिए, ठीक है। ठीक है, वैसे यहाँ पे वर्डिंग ऐसे दी हुई है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर क्लियर किया हुआ है कि वास्प पॉलिनेट करती है फिग इनफ्लोरेसेंस को अपनी एग लेइंग जगह ढूंढने के चक्कर में। तो एक्चुअली में उसी टाइम पे एग ले कर देती है ये, बट ऊपर वर्डिंग थोड़ी सी अलग टाइप की लिखी हुई है, ठीक है। तो इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स। तो कुछ डेवलपिंग सीड्स इसको, ये इसकी पॉलिनेशन हो गई फिग की, और कुछ डेवलपिंग सीड्स अपने वो वास्प लार्वा के लिए दे देता है और बाकी सीड्स इसके स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और अगली एग्जांपल पे अगर हम बात करें तो फोर्थ या फिफ्थ, आई डोंट नो कौन सी एग्जांपल फोर्थ या फिफ्थ है, ये अगला रिलेशनशिप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्चिड्स एक अलग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पैटर्न्स दिखाते हैं। ऑर्चिड्स के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, शायद गिफ्टिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं। ऑर्चिड्स शो अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी, हैरान करने वाली डाइवर्सिटी दिखाते हैं फ्लावर के पैटर्न्स की। काफ़ी ऐसे इतने ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं कि वो अच्छा ही पॉलिनेटर इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स इनमें ज़्यादा बीज और बम्बल बीज होते हैं और इस इतने मतलब तरीके से ये पैटर्न बनाते हैं अपना कि इनका पॉलिनेशन गारंटी हो सके, ठीक है। अब सारे ऑर्चिड्स लेकिन
बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, सारे ऑर्चिड्स रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं, नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिवॉर्ड्स। देखना अभी यहाँ पे ऑर्चिड चीट करेगा इसको, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है एक, ओफाइरिस इसका नाम है, मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है, ओफाइरिस इसका नाम है, और ये सेक्सुअल डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा, तो ये सेक्सुअल डिसीट एम्प्लॉय करता है पॉलिनेशन करवाने के लिए, ठीक है, पॉलिनेशन करवाने के लिए किससे, बी से। इसका एक पेटल ये फीमेल बी जैसा बना लेता है, बिल्कुल ऐसे कलर मार्किंग उसके जैसा लगता है, एक पेटल अपने पूरे फूल में से एक पेटल ये ऐसा बना लेता है जो फीमेल बी के जैसा दिखता है। अब मेल बी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और कॉपुलेशन करने के लिए वो उसको फीमेल समझ के उसके पास कॉपुलेशन करने के लिए आता है, और जब जिस दौरान वो उसके साथ कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है तो इसको हम सूडो कॉपुलेशन कह रहे हैं क्योंकि ये फॉल्स कॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसके साथ कॉपुलेशन करने के लिए वो आता है और उस टाइम पे ये फ्लावर की पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो उसको रियलाइज होता है कि ये फीमेल नहीं है, ये तो फ्लावर है। फिर वो जब उड़ता फिरता है फिर वो कोई दूसरा फूल देखता है और उसको लगता है कि भाई वहाँ पे फीमेल है, तो फिर वो सेम बी जब दूसरे फूल के साथ फिर से सूडो कॉपुलेट करती है तो वो पोलन जो पहले फूल पे जब वो बैठा उसके साथ सूडो कॉपुलेट करने की कोशिश की तो पहले फूल से उसके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक गए, फिर से वो दूसरे फूल पे जब बैठा दूसरे फूल को उसने फीमेल समझा, दूसरे फूल के ऊपर वो गया तो वहाँ पे उसके पोलन झड़ गए। तो इस तरीके से वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाता हुआ सूडो कॉपुलेशन करने के लिए, तो इस तरीके से ये फ्लावर्स को पॉलिनेट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उसको दे नहीं रहे फाइडस प्लांट्स, है ना, सिर्फ उसको डिसीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये अपना काम करा लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से को एवोल्यूशन काम किया। तो ये एग्जाम्पल एक्चुअली हम लोग को एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट इसको म्यूचुअलिज्म तो नहीं कह सकते लेकिन को एवोल्यूशन का एक अच्छा ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इफ फीमेल बी कलर पैटर्न्स चेंजेस इवन स्लाइटली, तो एवोल्यूशन के कारण अगर फीमेल बी का चेंज हो भी जाता है तो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड। तो अगर फीमेल बी का पैटर्न चेंज हो जाता है बाय चांस एवोल्यूशन की वजह से तो पॉलिनेशन सक्सेस कम हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस ऑर्चिड फ्लावर भी को इवॉल्व करे अपनी सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए फीमेल बी से, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ आइरिस, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। यहाँ पे ये देखेंगे आप इसको, ये कॉपुलेशन सूडो कॉपुलेशन करता हुआ दिखाया, पूरे फ्लावर में से सिर्फ एक पेटल उसकी फीमेल जैसा है जिसके पास मेल भी कॉपुलेशन करने के लिए पहुंचता है, ठीक है। बट ये एक्चुअल में फीमेल भी नहीं होती, ये फ्लावर का एक पेटल होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आप सोच रहे होगी, एमेंसिलिज्म का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं आया, एमेंसिलिज्म को बुक ने डिस्क्राइब नहीं किया, तो क्या हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे? एमेंसिलिज्म की एग्जाम्पल हम करेंगे पेनिसिलियम एंड स्टेफाइलोकोकस की। तो इसमें पेनिसिलियम का ना फायदा ना नुकसान और स्टेफाइलोकोकस का नुकसान। आप सोच रहे होगे मैम आप कौन सी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? आपको अगर याद होगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर कैसे की थी? उन्होंने देखा था कि पेनिसिलियम जहाँ पे ग्रो कर रही है उसके आसपास स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे पेनिसिलियम का ना फायदा ना नुकसान, वो सिंपल ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टेफाइलोकोकस जहाँ पे पेनिसिलियम ग्रो कर पा रहा है उसके आसपास ग्रोथ नहीं हो सकता। तो स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, पेनिसिलियम की नहीं हो रही है। पेनिसिलियम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टेफाइलोकोकस का नुकसान है। तो वही डिस्कवरी वाली स्टोरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, तो पेनिसिलियम स्टाफाइलोकोकस में एमेंसिलिज्म हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ द म्यूचुअलिज्म, जल्दी से इसकी रीडिंग लो। वैसे आपको अगर क्वेश्चन आए एमेंसिलिज्म पे तो पेनिसिलियम और स्टाफाइलोकोकस के बारे में ही ज़्यादा पूछते हैं। एक और एग्जांपल वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्लैक वॉलनट ट्री होता है, ठीक है, काले अखरोट वाला जो पेड़ होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं ये ऐसा एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो कि इसके आसपास बाकी हर्बेशियस प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। तो कुछ हर्बेशियस प्लांट्स को ये यानी कि उनका न्यूट्रिशन एक तरीके से चुरा लेते हैं हर्बेशियस प्लांट। तो ब्लैक वॉलनट को मतलब चुरा लेते हैं नहीं कह सकते, जहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं इनकी रूट्स एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज करती हैं, डेल्गोन आई थिंक उसको बोलते हैं। तो उसके आसपास ये हर्बेशियस प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज वो केमिकल इनके लिए हार्मफुल होता है, द केमिकल रिलीज बाय ब्लैक वॉलनट रूट्स। तो वैसे आपको पेनिसिलियम और स्टाफाइलोकोकस पे ही क्वेश्चन आता है, बट ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि एमेंसिलिज्म यहाँ पे वो नहीं है। एमेंसिलिज्म क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है, क्या कहते हैं, मेंशन नहीं है आपकी बुक में, तो लेकिन पेनिसिलियम और स्टाफाइलोकोकस पे क्वेश्चन आ जाता है। और थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टेबल में तो ये मेंशन था, तो इतना सा तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है, अभी तक नहीं किया होगा आई थिंक अभी, लेकिन रीड कर लेना अच्छे से, प्रॉपर टाइम देना, इसको लर्न करना सारा कुछ अच्छे से। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट बच्चों, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर ऑल्सो।